शुगर हो जाए, मतलब मैंने भी ये देखा अपने जानने वालों में, तो वो उनके पास एक ही इलाज होता है, या तो कोई मेडिसिन ले लें या इंसुलिन लगाएं, और वो खाने से पहले टका के इंसुलिन लगा रहे होते हैं, बस ये ठीक है, उनकी लाइफ चल रही होती है। जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर पैनक्रिया जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, वो ऑटोइम्यून वजह से वो खराब हो गया थी, ये टाइप 1 डायबिटीज वाले, जिनको जो पतले भी हैं, जो यंग भी हैं, उनके अंदर उस वजह से, तो उनमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन रही थी, वो शुरू से ही इंसुलिन डिपेंडेंट है। डायबिटीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। हमने 1-2 टाइप सुनी है, टाइप 1, टाइप 2, ये कोई टाइप 3 और कोई मोटी छोटी, ये भी है कोई टाइप? तो जो एक बेहतरीन तरीका इलाज है शुगर का, वो क्या होना चाहिए और आप किस तरह ट्रीट करती हैं? वो सिम्टम्स क्या क्या है? 1-2 दिन की बीमारी नहीं है कि आज हुई कल खत्म हो गई, ये फ्लू और फीवर नहीं है कि जो अचानक हुआ और अचानक खत्म हो गया। लोग रादर यूज करते हैं, इसकी पोटेंसी कम है और ये माफिक आती है, ये गर्म है और ये ठंडा। अगर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि क्या शुगर ठीक हो सकती है, तो नहीं, मैं ये पूछना था कि क्या ये रिवर्सिबल है? इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा आम खाने से, ज्यादा मीठा खाने से जिनको शुगर है? अगर उसको शुगर आइडेंटिफाई नहीं हो, वो कराना चाहता तो जितना मर्जी खा ले, ठीक है। ये बिलावल भुट्टो साहब ने वेट बड़ी जल्दी कम किया, पहले थोड़ा सा ये कैसे? अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को बहुत रिलीजियसली, ठीक है, मॉनिटर करें तो दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। अगर आप हमारा लाइफस्टाइल दुनिया के किसी भी मुल्क के लाइफस्टाइल से देखें तो वो बहुत ही खराब है। हमारे घर में क्या होता है, हम इधर से खाना खाते हैं, एक सोफे से बैठते हैं, उससे उठते हैं, दूसरे सोफे पे बैठते हैं, वहां से उठते हैं, 2-4 कदम चलते हैं और हम थक जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या क्या, फर्ज करें ये भी नहीं मुझे पता नहीं है, तो मुझे उसके क्या प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? इसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नॉक्चूरिया के नाम से ये 3 सिम्टम्स कहे जाते हैं। बहुत पानी पीना, बहुत प्यास लगना और रातों को उठ के वॉशरूम जाना। वेट लॉस है, इसकी भी बड़ी टेक्निक्स आ गई। क्या कोई तो कहते हैं कि जी 7 दिन में इतना वेट कम कर लें, 8 दिन में इतना कम कर लें, तो ये पॉसिबल होता है? लोग मुझसे बहुत पूछते हैं आके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ रिलेटिव हैं, कुछ एब्सोल्यूट हैं। आपके पास मेरे जैसा मोटा बंदा आता है तो कितनी देर में उसका वेट लॉस हो सकता है और क्या क्या तरीकाकार हो सकता है? ये जरूरी नहीं है कि आप आज मैंने कीटो डाइट कर लिया, आज मैंने क्योंकि वो डाइट कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपके घर में जो खाना बनता है, 1 मुट्ठी चावल है या 2 मुट्ठी चावल है या 6 इंच की रोटी है, 12 इंच की रोटी है, मैं 3 खा रही हूँ, मैं 6 खा रही हूँ। यू नीड टू नो व्हाट्स ऑन योर प्लेट। कुछ बच्चे मतलब बचपन से ही बड़े वो स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, कुछ थोड़े मोटे से होते हैं, अब उनके में उनका तो नहीं कोई कसूर, वो बड़े गुपले से, तो ये क्या कोई हार्मोनल मतलब बैलेंस इम्बैलेंस होता है, क्या होता है? आप ये सोचेंगे अगर आपकी शुगर लो हो जाए तो आपके क्या सिम्टम्स आते हैं? आप ब्लरी विजन, स्वेटिंग, आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आप ड्राइव करें तो आप अपनी जान भी ले सकते हो, किसी और की जान भी ले सकते हो। मैजिक किसी के पास भी नहीं और मैजिक कोई होता भी नहीं, इसीलिए लोग वो वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं जिसमें लोग कहते हैं शुगर का इलाज करेलों से, शुगर का इलाज आम खाने से, शुगर का इलाज पता नहीं पुड़ी से, ठीक है। तो लोग वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनको एक्चुअली लगता है कि वो पाकिस्तान में हर बंदा मैजिक बनना चाहता है, जादू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्पेशल गेस्ट इस लिहाज से कि वो स्पेशलिस्ट हैं, 2 तरह की उनकी फील्ड है। वो फील्ड तो एक ही बनती है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वो फील्ड है। एक तो डायबिटोलॉजिस्ट है और दूसरा वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। डॉक्टर उम्मे रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत अच्छा अपना बड़ा हेल्थ का एक सेटअप लेके आई हैं और यूके से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से की है, डॉक्टर हैं। तो आज उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और ये आपने पॉडकास्ट सारा जरूर देखना है। इसमें आपकी वो कह लें कि जो शुगर से मुतल्लक, हार्मोन्स के मुतल्लक और बड़ी चीजें जो आपकी वेट लॉस के मुतल्लक, लाइफस्टाइल के मुतल्लक बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आपकी का। थोड़ा सा अगर आप नाजरीन को, व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा दें, किस तरह ग्रेजुएशन की, इंग्लैंड गई, फिर वापस पाकिस्तान में, तो कैसा रहा सफर? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उम्मे रुबाब है।
मैं लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में थी। वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करके फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने अपनी हाउस जॉब की, कोर मेडिकल ट्रेनिंग की। उसके बाद हम कुछ अरसे के लिए वापस आए, कुछ वीजा चेंज के लिए। उस पॉइंट पे मैं कार्डियोलॉजी करना चाह रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ पाकिस्तान आए, कुछ 4-5 महीने यहाँ पर वीजे में देर हो गई। तो मुझे लगा कि ऐसे एक मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं पाकिस्तान वापस आऊं, क्योंकि मैं हमेशा से वापस एक पॉइंट पे अपनी ट्रेनिंग खत्म करके पाकिस्तान वापस आना चाहती थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं वापस आऊं, यहाँ पे एक डायबिटीज सेंटर खोलूं, तो दैट वुड बी समथिंग जिसपे के मतलब एक तरह का एक विजन एक समझें कि मेरे दिमाग में थी। फिर मैंने बहुत दुआएं की, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि जो मेरे लिए बेहतर है वो हो जाए। और जब मैं वापस गई और मैंने दोबारा से अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, तो मेरी जो डायबिटीज एंडोक्राइन की सिलेक्शन हुई वो उसी रीजन में जहाँ मैं करना चाहती थी। और उसके साथ मैंने फिर अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन किया। मुझे लगा कि ये कोई मतलब दिस इज अ चोजन फील्ड by Allah for me in a way, क्योंकि I wasn't really thinking about it। मेरे रूमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेरे सारे बड़े डिफरेंट तरह के ख्वाब थे इनिशियली। और फिर जब मैंने इसको करना शुरू किया तो I realized कि एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, हर बंदे को है पाकिस्तान में, घर घर पर है, जिसके जब भी मैं वापस मतलब जितने भी हम विजिट्स के लिए आते थे, हर बंदा अपनी रिपोर्ट्स लेके आ गया, फ्रेंड्स, अम्मी की फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। और जब आप इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहाँ पर आप ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि लोगों में कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, विजन में, देखने में बहुत फर्क है। हालांकि दवाइयाँ वही हैं, जो चंद दवाइयाँ इधर भी हैं वही उधर भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि काफी फर्क है ट्रीटमेंट में, इलाज में, डायग्नोज करने में। तो ये खासकर शुगर के हवाले से तो बहुत सारे नुस्खे भी दे रहे होते हैं, ये फार्मूले भी चल रहे हैं, टोटके भी दे रहे होते हैं। तो जो एक बेहतरीन तरीका इलाज है शुगर का, वो क्या होना चाहिए और आप किस तरह ट्रीट करती है? देखिए, एक चीज होती है प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले उसको रोक लेना चाहिए, ठीक है। वो हमारे यहाँ तो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पहले हम बीमार हो, फिर हम बहुत ज्यादा बीमार हो, फिर हम किसी के पास जाएं, फिर हम 8-10 लोगों की डॉक्टर शॉपिंग करें, और फिर हम उन नुस्खों में से खुद डिसाइड करें कि इसकी ये दवाई, इसकी ये दवाई, इसकी ये दवाई। और उसका वर्ड जो हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग रादर यूज करते हैं, इसकी पोटेंसी कम है और ये माफिक आती है, ये गर्म है और ये ठंडा, ठीक है। और इसके अंदर हम फंसे रहते हैं जब तक कि हम इतने बीमार नहीं हो जाते कि इवेंचुअली हम किसी के पास जाना चाहें, और उस पॉइंट पे इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो अगर आप ये कहते हैं, सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस प्रिवेंशन, यानी कि आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में कि कौन कौन ऐसा है कि जिसको प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ सालों में इसको डायबिटीज हो जाएगी। तो आप पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं बाय पुटिंग मेजर्स इन प्लेस, चाहे वो लाइफस्टाइल ऑप्शंस हैं, वो वेट लॉस है, वो जेनेटिक्स पे बेस्ड है, जो भी है। आप एक कोहॉर्ट को चूज करते हैं कि ये most likely they will go towards that, and you try and prevent the illness from happening, ठीक है। अगर आपको हो जाए, if you fall sick eventually, तो फिर आप उसको early stages के अंदर ना सिर्फ उस बीमारी को बल्कि उसकी complications को भी लिमिट करने की कोशिश करते हैं, डैमेज कंट्रोल समेत, ठीक है। और फिर आप उसको थ्रू आउट मैनेज करते रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये 1-2 दिन की बीमारी नहीं है कि आज हुई कल खत्म हो गई। ये फ्लू और फीवर नहीं है कि जो अचानक हुआ और अचानक खत्म हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म इलनेसेस हैं। इसके साथ अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करें तो आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि इसकी प्रिवेंशन जरूरी है, तो इसकी क्या सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से पता चल सकता है कि ये बंदा है, इसको, या कोई भी पेशेंट है, ह्यूमन बीइंग है, इसको ये होने वाली है, ये हो सकती है, तो वो सिम्टम्स क्या क्या है, आप एलैबोरेट करेंगी? तो 2-4-5 सिम्टम्स। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आप होने वाली है ऐसे कैसे। आप पहले तो आप अपनी फैमिली में जेनेटिक्स देख लें, आपकी वालिदा को भी है, वालिद को भी है, बहन को भी है, दादी, मामी, चाची, सारों को है, जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। अगर उन सारों में डायबिटीज है तो आपके घर में बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है। तो आपकी जीन्स में ऑलरेडी आपके अंदर टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरी चीज है एथनिसिटी, यानी अगर आप एशियन पॉपुलेशन के हैं
और खास तौर पे इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं। तो दुबई यहाँ पे बहुत जो कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, नहीं, हमारी एथनिसिटी में एज एन एशियन हमारे अंदर डायबिटीज होने की बहुत टेंडेंसी है। तीसरी चीज है हमारी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर आप हमारा लाइफस्टाइल दुनिया के किसी भी मुल्क के लाइफस्टाइल से देखें तो वो बहुत ही खराब है। हमारे घर में क्या होता है, हम इधर से खाना खाते हैं, एक सोफे से बैठते हैं, उससे उठते हैं, दूसरे सोफे पे बैठते हैं, वहां से उठते हैं, 2-4 कदम चलते हैं और हम थक जाते हैं। हम हर चीज चाहते हैं कि गाड़ी, अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो, इवन अगर हम रिक्शे पे भी जा रहे हैं तो वो बिल्कुल दुकान के सामने पार्क हो, ताकि हमें 4 कदम भी ना चलना पड़े। तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी उसकी वजह है। ठीक है, फिर वेट, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वो वेट एक्यूमुलेट करते जाते हैं। आप सारी औरतें देख लें, खास तौर पे औरतों की, मैं इससे कह रही हूँ कि औरतों में बहुत ज्यादा और आदमियों में भी, आप सबको देख लें, वो कभी पतले भी थे और फिर जब बाय द टाइम दे हिट देयर 40s and 50s सो दे आर ओबीस। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने हर अपनी जिंदगी के हर डेकेड में 8-8, 9-9 किलो वेट एक्यूमुलेट किया होता है, फिर वो उनसे उतरता ही नहीं है। तो अगर आप ये पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि किसको हो सकती है, तो आप अपने जेनेटिक्स, अपनी एथनिसिटी और अपने वेट, अपना लाइफस्टाइल, इसी से। और फिर अगर आप सिम्टम्स स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो जब किसी को शुगर हो जाती है तो, और वो बहुत अनकंट्रोल्ड होती है, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा, फिर उसके साथ आप पानी पीते हैं, फिर आप रात को पानी पीते हैं, फिर आप रात को उठ के वॉशरूम जाते हैं, तो इसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सी और नॉक्चूरिया के नाम से ये 3 सिम्टम्स कहे जाते हैं। बहुत पानी पीना, बहुत प्यास लगना और रातों को उठ के वॉशरूम जाना। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में गर्मी इतनी ज्यादा है, तो ये सिम्टम्स को एक दूसरे से मुश्किल होता है देखना कि ये डायबिटीज की वजह है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को देख के बताना चाहते हैं तो आप ऐसे अपने इर्द-गिर्द नजर डालें, आप 10 लोग बता सकते हैं जिनको शुगर नहीं होने वाली। ओके, तो इससे बचने के लिए क्या क्या, फर्ज करें ये भी नहीं मुझे पता नहीं है, तो मुझे उसके क्या, वो जिसको कहते हैं ना, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि हम सबको शुगर होने का खतरा है, हम मोटे पतले हैं जो भी हैं, क्योंकि हमारी जीन्स में, जैसे कि मैंने कहा, हमारी एथनिसिटी के अंदर है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी है तो आप थोड़े से 30s 40s की, खासतौर पर जब आप 40 के फेयर में आते हैं तो यू शुड गेट, आप अपनी HbA1c या अपने शुगर के टेस्ट थोड़े से करा के अपने जो जनरल हेल्थ प्रोफाइल है आप देख सकते हैं कि आपको रेगुलर करवाने चाहिए। रेगुलर से मुराद है once yearly। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं है तो। अगर खवातीन है, अगर वो चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं और अगर उनको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान भी खवातीन को डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, तो उनके अंदर लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे वो होती हैं। तो उसके लिए उनको जरा स्पेशली जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद उनकी डायबिटीज अक्सर रिमिशन में चली जाती है, लेकिन उनको 3 months, 6 months, 1 year के ऊपर दोबारा से अपने चेकअप्स कराने की जरूरत है, यानी एक सर्टेन टेस्ट कराने की जरूरत है टू मेक श्योर कि वो डायबिटिक नहीं है। और इसी तरह आदमियों में भी यही है, आप अपनी एज और अपने लाइफस्टाइल पे रिलेटेड, अपने वेट बेस्ड, यू शुड बी अवेयर कि आपको, यू आर एट हाई रिस्क फॉर गेटिंग डायबिटीज। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, उसमें ये देखा गया है कि शुगर हो जाए, मतलब मैंने भी इर्द गिर्द देखा अपने जानने वालों में, तो वो उनके पास एक ही इलाज होता है, या तो कोई मेडिसिन ले लें या इंसुलिन लगाएं, और वो खाने से पहले टका के इंसुलिन लगा रहे होते हैं, बस ये ठीक है, उनकी लाइफ चल रही होती है। तो यहाँ की इस तरह के तरीका इलाज में या प्रिवेंशन में या कंट्रोल में, और जो जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, प्रिवेंशन तो होगी कि आप होने ही ना दें, ठीक है। और अर्ली, जब आप अभी प्री डायबिटीज के स्टेज में, जब अभी आपकी शुगर थोड़ी ऊपर नीचे होने लगती है, तो आप वो पुट इन प्लेस द थिंग्स और द मेजर्स दैट यू नीड टू डू, जिससे कि आप रिवर्सल में चले जाएं, राइट। बट वंस यू हैव डायबिटीज, तो उसमें इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की डायबिटीज है। डायबिटीज की डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। हमने 1-2 टाइप सुनी है, 1-2 बस, टाइप 1, टाइप 2, ये कोई टाइप 3 और कोई मोटी छोटी, ये भी है कोई टाइप? अच्छा, जो अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि पतले लोगों में शुगर हो सकती है, आपको क्या लगता है, हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्यों हो सकती है? ये हो सकता है जेनेटिकली हो उनका। So, जिन लोगों के अंदर यंग एज से, कई बच्चों में होती है, बच्चों में हो जाती है, और कईयों की एट बर्थ होती है, कईयों की वेरी वेरी यंग एज के अंदर डायबिटीज होती है, कईयों की मोडी, जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ एडल्ट कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइप 2 तो खैर होती हैं। तो इसमें पैनक्रिया हमारा जो है ना, वो इंसुलिन बनाता है,
ओके ठीक है। पैनक्रिया एक हार्मोन बनाता है जो कि इंसुलिन है। उसमें अगर पैनक्रिया जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, वो ऑटोइम्यून वजह से वो खराब हो गया, तो ये टाइप 1 डायबिटीज वाले जिनको, जो पतले भी हैं, जो यंग भी हैं, उनके अंदर उस वजह से होती है, उनमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन रही होती, वो शुरू से ही इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जो टाइप 2 वाले होते हैं उनमें अक्सर वेट एंड ये लाइफस्टाइल एंड इसकी वजह से पैनक्रिया ऑलरेडी थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा होता है, इतनी ठीक से नहीं बना रहा होता, लेकिन इक्वली जो इंसुलिन बन रही होती है वो बॉडी फैट उसको यूज नहीं होने दे रही है, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसलिए जब वो वेट लूज करते हैं तो वो कई लोग रिमिशन में चले जाते हैं। तो अगर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि क्या शुगर ठीक हो सकती है, तो नहीं, मैं ये पूछना था कि क्या ये रिवर्सिबल है, ठीक हो सकती? उन लोगों में रिवर्सिबल है जिनमें के वेट से रिलेटेड और इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जो टाइप 2 वालों में होती है, जब वो गोलियां खा रहे हो तो उनका पैनक्रिया बर्न आउट हो जाता है। यानी एक ऐसी मोटर है जो कि बस खराब भी और वो चली जा रही है, उसमें पंप करते जाना है तो वो इवेंचुअली जल जाती है सब। तो पैनक्रिया बर्न आउट हो जाता है, उसकी वो इंसुलिन बनानी छोड़ देती है। इसलिए लोग शुरू में, आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं जी हम पहले डाइट से कंट्रोल करते हैं, फिर हम दवाइयों से कंट्रोल, अब हमें इंसुलिन लग गई है, तो लोग बड़े डिजेक्टेड होते हैं कि ये क्या हो गया। इट्स बिकॉज़ देयर पैनक्रियाज आर नॉट मेकिंग इंसुलिन, एंड एट दैट स्टेज अगर कोई चीज बन ही नहीं रही है तो वो आपको लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि इंसुलिन तो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, खासकर जो नेचुरोपैथी पे बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि मीठा खाने से कोई या आम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाहिर है एक जदीद साइंस से पढ़ी है, एमबीबीएस किया हुआ है, एमआरसी किया हुआ है, जो स्पेशलाइजेशन है इसकी डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट में, तो क्या इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा आम खाने से, ज्यादा मीठा खाने से जिनको शुगर है? देखें, लोग इतना मिसगाइड कर रहे हैं कि मैं तो कई वीडियोस देख देख के बहुत ही परेशान होती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी इस पॉइंट पे भी कि अगर इस तरह की वीडियोस और इस तरह की बातों से अगर आप इतना गलत कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं कि अगर 2 लोग भी मर जाएं तो आप तो रोजे मैशर जवाब दें ना इस चीज के लिए। अगर आपके अंदर जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं, अगर हम नॉर्मल, ठीक है, और हम मीठा खाएं, जो भी खाएं, तो हमारा जो पैनक्रिया है वो इंसुलिन बनाता है, और वो इतनी ही बनाता है जितनी हमें चाहिए होती है। उस इंसुलिन जितनी हमें ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए चाहिए होती है। अगर हमारा पैनक्रियास काम नहीं कर रहा और पहले ही कम बना रहा है और हम ऊपर से मीठा ज्यादा खाते जाएंगे, तो आप मुझे खुद बताएं कि आपको ये मैथ समझ में आती है कि एक चीज बन कम रही है और आप ज्यादा खा रहे हैं, तो हाउ डज दैट वर्क? बाकी कहाँ जाएगी? तो बाकी की कहाँ जाएगी ना, तो वो ब्लड में आएगी जी। और उससे आपकी शुगर ज्यादा होगी। तो मीठा खाना ना खाना, नॉर्मल बंदा जितना मर्जी खाना खा ले, जितना मर्जी मीठा खा ले, कुदरती तौर पे अल्लाह ने ऐसा इंतजाम बनाया हुआ है कि पैनक्रियास उतनी इंसुलिन बना देता है कि वो आपकी पूरी की पूरी खाने को टैकल कर लेती है। ठीक है। और अगर आपका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा तो वो नहीं टैकल कर सकती। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर कोई साइंस ही नहीं है। अच्छा, आप ये कहती हैं कि एक नॉर्मल जिसको शुगर आइडेंटिफाई अभी नहीं हुई, तो वो जितना मर्जी मीठा खा ले उसको प्रॉब्लम नहीं है? अगर उसको शुगर आइडेंटिफाई नहीं हो, वो कराना चाहता है तो जितना मर्जी खा ले, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि शुरू में कि प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? However, in saying that, yes, अगर आपने 2 लोगों को कंपेयर करना है कि एक बंदा है जिसको शुगर है और एक नहीं है, और आपने उसकी चेक करनी है, तो आप एक जो जिसके पैनक्रिया काम कर रहा है, आप उसको जितना मर्जी मीठा खिला लें और आप उसकी शुगर चेक करें, वो कुछ थोड़ी सी देर के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा नॉर्मल शुगर लेवल्स में। ठीक है। और जिसका नहीं कर रहा, आप उसको थोड़ा सा खिला के देखिए। अब तो आपको पता है वो डिवाइसेस लगने लग गए हैं जो Libre डिवाइसेस या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं। तो आप 2 लोग, और ये बहुत ज्यादा इसी तरह तो ट्रायल्स और रिसर्च, आप 2 लोगों को लगा के देख लें, आप अपने आप को लगा के देख लें, और आप एक और बंदे डायबिटिक को लगा के, आपको समझ आएगी कि जो एक डायबिटिक है जिसका पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा, वो पॉरेज भी खाता है ना, तो उसके शुगर लेवल्स हाई चले जाते हैं। और लेकिन एक जो दूसरा शख्स है उसके भी इनिशियली राइज करेंगे, वो फौरन बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, आप सजेस्ट कर दिए सीजीएम को? तो अगर जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, अगर वो सीजीएम लगाते हैं, उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी इस पॉडकास्ट में कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने जितने अभी तक पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं, मैंने हर एक से पूछा जो इंसुलिन ले रहे हैं कि आपको किसी ने बताया कि अगर आपकी शुगर लो हो जाए, क्योंकि इंसुलिन कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, तो आपको क्या लो है, कैसे ट्रीट करनी चाहिए,
नोबडी नोज। लोगों ने अव्वल तो उनके, अगर किसी की हुई नहीं होती तो उनको पता भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ड्राइविंग करनी है, और अक्सर लोग यंग या ड्राइवर्स हैं, क्या किसी को पता है कि ड्राइविंग से पहले उनको अपनी शुगर चेक करनी है, और कितनी शुगर हो तो उनको ड्राइविंग स्टार्ट करनी चाहिए, गाड़ी में क्या रखना चाहिए, अगर वो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो उनको कितने कितने घंटों के बाद गाड़ी रोक के अपनी शुगर चेक करनी है और देखना है कि उनकी शुगर कहाँ जा रही है, और अगर उनकी शुगर लो है तो उन्होंने 45 मिनट्स ड्राइव नहीं करना है, उसको ट्रीट करना है। नोबडी नोज दैट। तो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। आप ये सोचेंगे अगर आपकी शुगर लो हो जाए तो आपके क्या सिम्टम्स आते हैं, ब्लरी विजन, स्वेटिंग, आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आप ड्राइव करें तो आप अपनी जान भी ले सकते हो, किसी और की जान भी ले सकते हैं। ओके। तो ये जो ड्राइविंग के दौरान किसी ने जाना है तो उसके लिए शुगर का जो टेस्ट करना, ये चेक करना, ये यंग के लिए भी जरूरी है या उनके लिए जरूरी है जिनको ऑलरेडी शुगर है? हर बंदा जो इंसुलिन लगा रहा है। हाँ, अच्छा, उसके लिए इंसुलिन डिपेंडेंट, हाँ, इंसुलिन जो भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है उसके लिए अपनी शुगर्स चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा। और ये जो डिवाइसेस हैं, और खास तौर पे जो कि हर खाने से पहले भी इंसुलिन ले रहे हैं या जो भी इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए इस तरह से आसानी हो जाती है कि वो उनको बार बार अपने आप को प्रिक नहीं करना पड़ता। प्रीवियसली ये वो जो गाइडलाइंस थी, जो रूल्स थे, वो ये थे कि आपने फिर भी प्रिक करके चेक करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग कर सकती है डिवाइस। नहीं, तो इस डिवाइस को ये प्रॉब्लम नहीं होता, इसकी तकलीफ नहीं होती जब इसको लगा रहे होते हैं? ये बॉडी के अंदर लगता है, कैसे लगता है? एक बहुत ही पतला सा कैनुला होता है जो कि एक रबर ट्यूब को आपके अंदर डाल देता है, तो इट इज नॉट पेनफुल, ठीक है। और वो आपके साथ एक बाजू पे लगी रहती है, और आपके फोन के ऊपर वो आपकी 24 घंटे कंटिन्यूसली मॉनिटर करके आपको बताती रहती है। और सिर्फ यही नहीं, वो आपको ये भी बताते हैं कि शुगर अब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या स्टेबल है, और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपके साथ 24 घंटे में क्या हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास शुगर का जो हार्मोन जिसके या प्रॉब्लम्स है उसके पास पेशेंट आता है, तो क्या आप स्पेसिफिकली उस शुगर का इलाज करते हैं या पेशेंट को एज ए होल देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो ये है ना कि हर एक बंदा अलग अलग स्पेशलिस्ट है, वो कहता है जी शुगर है, ये दवाई ले लें, शुगर है, बाकी चीजों का पता ही नहीं होता। वो कहते हैं बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं, पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हर इंसान ना एक होलिस्टिक, एक पूरा बंदा होता है, ठीक है। और हम एक टारगेटेड ऑर्गन का खाली इलाज नहीं कर रहे होते, हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं, ठीक है। तो अब शुगर के साथ आपको जैसे आपकी आईज इफेक्ट होती हैं, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपकी किडनीज इफेक्ट हो सकती हैं, आपका हार्ट, स्ट्रोक्स, ये सारी की सारी चीजें। और अगर आपको अल्सर्स हो जाए या आपकी तो वो हील नहीं होते, तो लोगों की एम्पुटेशन होती हैं, गैंग्रीन्स होती हैं, बहुत सारे और ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं, मतलब टांग बाजू वगैरह भी कटने, वो भी कटने। तो उसके लिए आपको एज अ होल एक बंदे को देखना होता है। तो आप एक क्रॉनिक डिजीज या जो डायबिटीज उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। बट इन सेइंग दैट, ये सारी चीजों के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें, कोई भी शख्स हरफन मौला नहीं होता, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता। खासकर हेल्थ के मामले में तो होना भी नहीं चाहिए ना। तो हर शख्स जो है ना, उसका एक स्पेशलाइजेशन होती है, और आपको उसको रेफर करना चाहिए टू स्पेशलिस्ट। यहाँ पे ये होता है कि हम जो मरीज आता है, हम नहीं, लेकिन लोग उसको अपने पास रखना चाहते हैं ताकि मरीज किसी और के पास ना जाए, क्योंकि वो जब दूसरे के पास जाते हैं तो वो तीसरे के पास नहीं भेजते। तो हम ये कल्चर लाना चाहते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर पेशेंट को रेफर किया जाए टू द स्पेशलिस्ट, और वो सारे स्पेशलिस्ट आपस में बात कर सकते हैं, which is what we are offering at our center, कि हम सारी स्क्रीनिंग और सारे स्पेशलिस्ट अपने सेंटर में ही ऑफर कर सकते हैं, और उसकी वजह से सारे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दूसरे के रिपोर्ट्स और एक दूसरे के उसको एग्जामिन करके, बिल्कुल ठीक है। और so we all treat patient as one, so all the specialties different है, और बंदा बीच में एक है। अच्छा, इसको मैं ये कहूँ ना कि जो फैसिलिटीज मिलती है सरकारी बाबुओं को, कि किसी को एक हो जाए तो वो एक बोर्ड बैठ जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो आपके सेंटर में भी वो इस पेशेंट को के लिए एक बोर्ड बैठ जाता है? हमारे सेंटर का हर मरीज सरकारी बाबू और उन सारों को ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, यानी उनके लिए भी एक बोर्ड बन जाता है ऑटोमेटिक।
इसको हाँ जी, इसको बाहर जैसे इस टर्म यूज होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग, राइट। सो हम एक MDT अप्रोच होती है कि जिसमें आप एक दूसरे से भी डिस्कस करते हैं। हम 2 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बल्कि 3 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, मैं डॉक्टर अली रजा और डॉक्टर सत्तर। सो हम आपस में भी पेशेंट्स डिस्कस करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमें कॉम्प्लेक्स लगता है तो हम उससे एक दूसरे से मशवरा करते हैं, और मशवरा लेने में हम बिल्कुल झिझकते नहीं है, क्योंकि हर इंसान की लिमिटेशन है, आपको पता होना चाहिए उस लिमिटेशन। बिल्कुल ठीक है, और बंदा खराब करने से बेहतर है कि आप मशवरा करें। तो हम आपस में भी एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं और केसेस डिस्कस करते हैं। आपको अगर मैं ये कहूं बंदा खराब करने से बेहतर है थोड़े पैसे खराब कर पैसे खराब करना, अपनी ईगो को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ईगो बहुत बड़ी चीज है। तो हम आपस में भी डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने स्पेशलिस्ट के साथ भी डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्रोच इट। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेट लॉस है इसकी भी बड़ी टेक्निक्स आ गई। क्या कोई तो कहते हैं कि जी 7 दिन में इतना वेट कम कर लें, 8 दिन में इतना कम कर लें, तो ये पॉसिबल होता है? अच्छा, वेट जो है ना वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। कहते हैं कि 1 in every 8 people in the world is suffering with some kind of weight issue. और वेट जो है वो अगेन, वेट आपको किसी एक तरह से इफेक्ट नहीं करता। वेट सबसे पहले तो आपकी बॉडी इमेज को बड़ा इफेक्ट करता है। एक मोटा बंदा अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बड़ा डिप्रेस होता है अपने कपड़े पहन के, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होता है। उसके साथ फिर वो अपना आप छोड़ देता है, ठीक है। तो फिर लोग खाना ज्यादा खाते हैं, people then get into all habits, जिसको comfort eating कहते हैं, और इन सारी चीजों के साथ they get worse and worse and worse and they kind of let go of their life. तो in terms of weight loss treatments, इतनी रिसर्च है, इतनी बड़ी मार्केट है ये कि इसमें एक पागलपन की हद तक एक रिसर्च, और स्पेशली मॉडर्न डे के अंदर जिसमें इतने बर्गर्स और इतना जंक फूड, बहुत प्रोसेस्ड फूड, बहुत, उसकी वजह से बिकम रियल प्रॉब्लम। तो उसके लिए अभी जो रिसेंट मेडिकल मैनेजमेंट की दवाइयां हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम ज़ेम्पिक, मोंजारो, ये जिनको हम GLP-1 एनालॉग्स कहें तो बेहतर है कि बजाय की कंपनी का नाम लेने के। तो इनसे एक ब्रेक थ्रू है कि लोगों की वेट लॉस में मदद मिल रही है। अच्छा, ये मेडिसिन लिए जा सकती हैं? लोग तो कहते हैं कि ये इससे बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, ये लोग मुझसे बहुत पूछते हैं आके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये दवाइयां खुद से नहीं लेनी, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ रिलेटिव हैं, कुछ एब्सोल्यूट हैं। फिर इसकी एक आपको साथ साथ पेशेंट को मैनेज करना होता है, उनके किडनी फंक्शंस एंड ऑल दैट। तो इट्स एक बेसलाइन टेस्ट है, एंड ऑल्सो यू हैव टू सी के वेट किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से तो की वजह से तो नहीं है। सो वंस यू रूल्ड आउट ऑल दैट, आप पेशेंट को स्टार्ट। लोग पूछते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स इसके साइड इफेक्ट्स हैं, किसी भी चीज के साथ, हर दवाई के साथ, पैराडोल के भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वेट का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है लिवर के ऊपर, डायबिटीज के साथ, हार्ट के साथ, के घुटने लोगों के घुटने रह जाते हैं, उनको नी ट्रांसफर। वेट इन इटसेल्फ इज एन इलनेस, ठीक है। ओबेसिटी इज एन इलनेस। तो उसकी ट्रीटमेंट में जो दवाई है उसके साइड इफेक्ट्स उस इलनेस के साइड, अगर तो हर बंदा अपना लाइफस्टाइल से वेट लूज कर सकता है, 100 बिस्मिल्लाह, बाय ऑल मींस गो फॉर नेचुरल वेज ऑफ लूजिंग वेट। इफ यू कांट डू इट देन यू नीड टू सीक हेल्प। मतलब यू कांट लीव इट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डाइट भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, ओहो मेरा तो वजन नहीं उतरा। अव्वल तो ऐसे होता नहीं, लेकिन चलो एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है, जब आपकी एज ज्यादा होने लगती है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट गिरने लग जाता है, तो आपके लिए वेट लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं उतरा तो फिर आपको, और आप ओबीज हो रहे हैं और आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं, तो देन यू नीड टू सीक मेडिकल हेल्प फॉर दैट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास मेरे जैसा मोटा बंदा आता है तो वो कितनी देर में उसका वेट लॉस हो सकता है और क्या क्या तरीकाकार हो सकता है? मतलब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप कितने कमिटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मरीज की कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत आपका वजन नहीं उतार सकती, ठीक है। इफ यू आर कमिटेड तो फिर हम आपके साथ मिलके चल सकते हैं। वी कैन ऑफर यू मेडिकल मैनेजमेंट, वी कैन ऑफर यू और फैंसी चीजें हैं, जैसे लेजर है, फैट बर्निंग की जो कि फैसिलिटी हमारे पास है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली डाइटिशियन भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है। अब आप मुझसे पूछेंगे साइकोलॉजिस्ट क्यों चाहिए और डाइटिशियन क्यों चाहिए, क्योंकि अब हर बंदा कहते हैं जी हमने फलाने की डाइट खाई, फलाने। इट डजंट मैटर।
ये जरूरी नहीं है कि आप आज मैंने कीटो डाइट कर लिया, आज मैंने फ्लाइंग, क्योंकि वो डाइट कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपके घर में जो खाना बनता है और आप जो रोजमर्रा में जो आप चीजें यूज करते हैं, आपकी प्लेट में क्या है। ठीक है, 1 मुट्ठी चावल है या 2 मुट्ठी चावल है या 6 इंच की रोटी है, 12 इंच की रोटी है, मैं 3 खा रही हूँ, मैं 6 खा रही हूँ। You need to know what's on your plate, and that's where you need the nutritionist input. ठीक है, वो आपको उसकी कैलोरीज, so you know कि जब मैं खा रहा हूँ, आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि what am I doing to myself. ठीक है, and then same is the psychological support that you need, क्योंकि आपका खाने से एक बड़ा रिलेशनशिप है कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये खा लूं तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, आज मैं कह रहा हूँ मैं फिल्म देख लूं, मैं ये खा लूं तो आज मैं सुबह हशाश पेशाश। So there is a relation that needs to change to a healthier relationship with food. क्या वजह है कि आपको गाजर पसंद नहीं है और चॉकलेट पसंद है, कोई तो वजह होगी ना। ठीक है ना, तो ये एक चीज है जो हमेशा से आपके लिए नेचुरली बनी हुई है, वो अल्लाह ने बनाई हुई, आपको वो नहीं पसंद, लेकिन आपको हर्शीज की चॉकलेट बहुत पसंद है। There is a reason for it. तो वो क्या रीजन है? It's how, एक तो obviously the taste, and then it's how your brain functions as well, and how you look at it. क्या मतलब how people perceive food, इसलिए हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं उनको। और फिर अगर कोई इन दवाइयों को नहीं टॉलरेट कर सकता या उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो लाइफ डजंट एंड हियर। ठीक है, फिर हमारे पास और मिनिमली इन्वेसिव मेथड्स भी हैं और फिर हमारे पास सर्जरीज भी हैं और वो करानी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपका वजन इतना ज्यादा है तो है। वैसे एक ज़हन सवाल आ गया, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी वेट बड़ी जल्दी कम किया, पहले थोड़ा सा ये कैसे आई हैव नो आइडिया। अगर वो कह रहे हैं एक्सरसाइज से तो उसी से होगा, आई डोंट नो। तो पॉसिबल है? देखें, अगर आप अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को बहुत रिलीजियसली ठीक है मॉनिटर करें तो दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, लेकिन कैन यू डू इट? डू यू हैव द कमिटमेंट? अगर आप में कमिटमेंट हो तो आप चांद पे भी पहुंच सकते हैं। ओके, इसका मतलब हो सकता है ऐसा कि हर चीज हो सकती है, लोग कर नहीं पाते क्योंकि उस लेवल की कमिटमेंट नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने आज 20 किलो वजन उतार लिया, फिर आपने दवाइयां बंद कर दी, फिर आपकी भूख वापस आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? हाँ। ठीक है, मसला अच्छा, दवाइयों का ताल्लुक भूख से, ये जो मेडिसिन देते हैं इसके लिए वेट लॉस के लिए, तो ये भूख कम करती है, इसका फंक्शंस क्या होता है, किस तरह ये बिहेव करती है बॉडी? ये आपके ये 3 तरह से एक्ट करती है। ये बेसिकली पहले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दवाइयां थी और फिर इनके ऊपर फिर ये देखा गया कि इससे बहुत वेट लॉस हो रहा है नॉमिनल किस्म का, तो अब ये FDA ने अप्रूव कर दी कि फॉर वेट लॉस पर्पसेस वेल इन नॉन डायबिटिक्स। ठीक है, पहले सिर्फ डायबिटिक्स में यूज होती थी एंड दे वर वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स, और अब नॉन डायबिटिक्स में भी यूज होती है। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है कि आई एम फुल। ठीक है, तो आपका खाने को इतना दिल नहीं चाहता। फिर आपका जो पेट में खाना है उसको वो आगे ट्रांजिट होता है टू योर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपके पेट से आंत में जो खाने का ट्रांजिट टाइम है उसको मतलब उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। तो पेट में अगर खाना रहेगा तो आपका पेट भरा रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा है तो ये आपके पैनक्रियास से इंसुलिन भी रिलीज कराती है। सो डायबिटिक्स में इस तरह से ये उनके शुगर लेवल्स कम करती है, लेकिन नॉन डायबिटिक्स में इट्स ओके। अच्छा, ये हमारा कल्चर तो ये है ना कि आपके पास कोई पेशेंट गया, मतलब मेरा कोई रिलेटिव है, ये मेरा फैमिली में से कोई है, दोस्त है, तो आपने उनको कोई मेडिसिन दे दी कि ये करो। अब होता क्या है कि यहाँ पे दूसरा कहता है यार मैं डॉक्टर उमेर बाबू को गया सी, उन्होंने मैंने दवाई दी थी, मैं पतला हो गया, तुम भी खा लो। बिल्कुल 100% ऐसे ही होता है। और अगर आप देंगे तो वो मेरी ज्यादा शौक से खाएगा, अगर मैं दूंगी तो शायद कम शौक से। तो ये क्यों ऐसा, मतलब नहीं होना चाहिए? बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है? पहली बात कि बाहर के मुल्कों में तो दवाइयां ऐसे मिलती ही नहीं है। और वजह यहाँ पे ये सब की ये है कि आप डॉक्टर की 4 या 5 हजार या जितने भी हजार की फीस बचाना चाहते हैं और उसके बदले में आप अपने आप को बहुत सारे खतरों में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जो 4000 आपने बचाए उसका आप पिज्जा खा लेंगे, लेकिन वो आप डॉक्टर को नहीं देना चाहते, और उसके बदले आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि विदाउट नोइंग, या तो आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको सब कुछ पता है एंड दैट यू नॉट, क्योंकि हर बंदे की जो आप उसी फील्ड में नॉलेजेबल होंगे जिसमें आपने अपनी समझेंगे, जिसमें आपने एफर्ट किया, जिसकी आपने नॉलेज गेन की है। ठीक है, सो यू नो नथिंग, ना आपको दवाई का पता है, ना आपको उसकी बॉडी की केमिस्ट्री के मुताबिक आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने बस एक टीका पकड़ा और आपने लगा लिया। हाउ डेंजरस इज दैट? यू हैव नो क्लू के व्हाट इट इज,
और आपने अपने जिस्म में एक दवाई डाली। जिस तरह आपने पहले फरमाया था, मतलब आप ये करते हैं कि पूरा जो पेशेंट आपके पास आता है खासकर वेट लॉस के लिए, तो आप पहले उसकी बॉडी सारी उसके मुताबिक देखते हैं, साइकोलॉजी के भी देखते हैं उसको, और दूसरे सारे एग्जामिन करने के बाद सजेस्ट करते हैं। देखिए, हम पेशेंट को असेस करते हैं। ओके, ठीक है, पहले उसकी सूटेबिलिटी, वेदर ही नीड्स इट, whether there is anything else, why is he gaining weight, ठीक है। there are hormonal illnesses as well जिसमें आपका वेट होता है, वेट गेन होता है, ठीक है। अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपको कुशिंग्स डिजीज है, अगर आपको so there are other problems as well जिससे आपका वेट गेन हो रहा है। so first we need to make sure कि we're not suspecting that or we have ruled it out। और अगर हम once we rule it out, तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये इस शख्स को ये दवाई देनी भी चाहिए कि उसके अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है इस दवाई। फिर आप उसको साइड इफेक्ट प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि अगर आपको ये हो जाए तो आपने ये करना है, अगर यूं हो जाए, अगर आपकी डोज मिस हो जाए तो आपने ये करना है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे मतलब बचपन से ही बड़े वो स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, कुछ थोड़े मोटू से होते हैं, और वो मोटू से अब उनके में उनका तो नहीं कोई कसूर, वो बड़े गुपले से, तो ये क्या कोई हार्मोनल मतलब बैलेंस इम्बैलेंस होता है, क्या होता है? नहीं, देखिए, वो तो आपकी इसको क्या कहना चाहिए, हेट्रोजेनिटी कहना चाहिए, या हर तरह के लोग अल्लाह ने बनाए ना। तो आपकी कुछ लोग बचपन से एज फैमिलीज दे आर ऑन द बिगर साइड। अच्छा, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ मतलब 6ठी-7वीं क्लास में जाके भी मोटे रहते हैं, तो वो कोई हार्मोनल उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होता है? अगर देखिए, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जो हमेशा से थोड़े से चबी रहेंगे, ठीक है, और वो बचपन से ऐसे होंगे बड़े, अब वो कभी भी शायद बहुत पतले और सूख के कांटा नहीं हो सकते, लेकिन द आइडिया इज नॉट दैट, द आइडिया इज कि दे शुड नॉट गेन एक्सेसिव वेट फॉर देम टू कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दे हैव टू बी मोर केयरफुल, ठीक है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज काम करता है तो यू आर लकी, और अगर आपका जरा स्लो काम करता है तो इट इज देयर, मतलब आई थिंक उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बस, क्योंकि हमारी बॉडी इमेजेस अब बहुत पतले के साथ बन गई है तो लोग नाखुश रहते हैं, लेकिन द आइडिया इज नॉट अराउंड बॉडी इमेज अलोन, द आइडिया इज अराउंड हेल्दी हेल्थ बेनिफिट्स के अराउंड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मोटापा होता है इसकी वजह से हार्मोन के इम्बैलेंसेस होते हैं और उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपके पास इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं तो आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, वेट गेन के साथ जो बहुत कॉमनली रिलेटेड खास तौर पे फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, और इट्स चिकन एंड एग सिचुएशन, जहाँ पे आपको पता नहीं कि वेट से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हुई या पॉलीसिस्टिक ओवरीज से वेट गेन हुआ है। हाउएवर इन एनी केस उसका वेट लॉस से उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, फर्टिलिटी बेहतर होती है, स्किन बेहतर होती है, और आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ हर चीज बहुत बेहतर हो जाती है वेट लॉस के साथ। पॉलीसिस्टिक लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है, और हम लोग जो हैं वो एक तो हम उसका पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डायग्नोज करना, उसको मैनेज करना इज वन थिंग, बट ऑल्सो जो उसके साथ लड़कियों के अंदर एक्नी और ये फेशियल हेयर ग्रोथ जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसके लिए हमने उसके लिए स्पेसिफिकली लेजर ट्रीटमेंट्स, एक्नी ट्रीटमेंट्स भी अपने सेंटर में रखे हुए हैं। अच्छा, तो वी आर प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स, स्किन, dental, all kinds of aesthetics, and also all the laser treatments and stuff, ताकि again holistic care के अगर weight loss भी हो, उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी मैनेज हो, और उनके उसके साथ रिलेटेड जो भी स्किन हेयर के प्रॉब्लम है वो भी मैनेज हो। अच्छा, इसका मतलब वो जो कंप्लीट वो जो मैंने बात की थी कि आपके पास वो स्पेशलिस्ट हैं इसके, तो वो आपने बता ही दिया क्या? हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर वन, लेकिन वी डेफिनेटली हैव एस्थेटिशियंस, सो वी हैव एस्थेटिक्स, फुल एस्थेटिक्स, फेशियल एस्थेटिक्स, गायनी एस्थेटिक्स एज वेल एज डेंटल एस्थेटिक्स। तो वो जो आपके पास इसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जदीद है, कहाँ से ली हैं? बाहर से मंगवाई है या कोई मतलब नॉर्मल? बाहर की भी है, और हमने अभी टॉप ऑफ द रेंज मशीन्स ली हैं, दे आर ऑल ब्रांड न्यू। और हमारे जो एस्थेटिशियंस हैं, वी हैव 3 फॉर द फेशियल एस्थेटिक्स एंड देन वी हैव 2 डेंटिस्ट फॉर डेंटल एस्थेटिक्स। और वो लोग डॉक्टर्स हैं, MBBS, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह पे ये सेंटर्स खुले हुए हैं, दे आर नॉन डॉक्टर्स प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, एंड देन दे आर क्वालिफाइड, उनकी सारे कोर्सेज वगैरह बाहर से हुए हैं, और वो लोग
you know they're good at what they're doing. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बच्चियों का यूजुअली ये बड़ा प्रॉब्लम देखा गया कि हेयर ग्रोथ बड़ी होती है, तो ये मुकम्मल तौर पे ये खत्म हो सकती है? ये चेहरे पे होती है, बाजुओं पे, ये टांगों पे, लड़कियां इसके बारे में बड़ी कंसर्न होती है। देखिए, एक तो हार्मोन्स की वजह से होती है ना, सो फॉर दैट वी हैव टू डू एन अप्रोच जिसमें हम हार्मोन्स को भी ट्रीट करें और हम उसके साथ साथ ये लेजर ट्रीटमेंट के साथ उसको खत्म करें, ठीक है। और एक अगर हार्मोन्स ठीक है तो एक जेनेटिकली भी होती है कि कुछ लोगों के अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है फॉर हेयर ग्रोथ, तो इवन फॉर दैट आप लेजर से पहले इलेक्ट्रोलिसिस होता था, अब जरा लेजर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं ज्यादा एडवांस्ड, तो वी हैव ऑल दैट ट्रीटमेंट अवेलेबल, वी कैन। अच्छा, जो लेजर से ये ट्रीटमेंट होती है हेयर ग्रोथ की, कि दोबारा ये परमानेंट होती है या दोबारा भी इसकी ग्रोथ हो सकती है? उस पर डिपेंड करता है कि बाल कैसे है ना, तो अगर तो कोर्स हेयर है तो जब उसको और सर्टेन बॉडी पार्ट्स के अंदर इट गोज फॉरएवर, परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। जो फेशियल हेयर है उसमें भी बहुत कमी आ जाती है और कई लोगों का परमानेंट भी हो जाता है कि वो परमानेंटली दे गेट रिड ऑफ इट, और या फिर वो बहुत लाइट हो जाता है। सो इट डिपेंड, हर वन थिंग आई वुड से कि हर इंसान डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है टू ट्रीटमेंट्स। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट। और कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप उस जगह उस समंदर में उतर के तैर के ना देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, ये डर सा लगा रहता है कि लेजर का जब नाम सुनते हैं, जैसे हमारे पुराने जमाने के लोग, तो वो कहते हैं पता नहीं इसका साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये कुछ ना हो जाते, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? इस वक्त तो शायद आपके इर्द गिर्द की तमाम औरतें किसी ना किसी फॉर्म में लेजर करा रही हैं। सो एज फार एज वी नो इट्स सेफ, ठीक है। अगर आज से 10 साल के बाद कोई रिसर्च आ जाए तो वी कांट टेल, लेकिन अभी तक फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोग लेजर करा रहे हैं, इट्स बीन फॉर हेयर रिमूवल एंड ऑल दैट, एंड इट्स बीन प्रीटी सेफ। ओके, कोई ऐसा मसला नहीं अभी तक, तो वी डोंट नो ऑफ इट। तो डॉक्टर साहब, जो इस आइडिया के साथ प्राइम हेल्थ हब आपने शुरू किया, मैं उस फंक्शन में जब नेगलोर फंक्शन था, लकीली उसमें भी था, तो वो आइडिया आपको लगता है कि इसमें अब 4, 5, 6 महीने के बाद वो उस तरह आपको लगता है कि लोगों ने वेलकम किया और वो आप यू आर ऑन राइट ट्रैक? I think we have a decent number of people coming to us, or we would like to see more. And हमें लोगों ने वेलकम किया, उससे ज्यादा हम लोगों को वेलकम करना चाहेंगे क्योंकि इट इज फॉर देम, ठीक है। हम इट्स नॉट जस्ट अ मनी मेकिंग गिमिक, द आइडिया इज टू ब्रिंग अ चेंज। अच्छा, ये मतलब चले मैं इसको सवाल को इस तरह आपसे पूछ लेता हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो व्हाट इज डिफरेंट इन प्राइम हेल्थ हब? क्या चीज यूनिक, क्या है, क्या मुख्तलिफ है? देखिए, एक तो हम जिस कॉन्सेप्ट से आए हैं, हम एक होलिस्टिक केयर देने के लिए आए, ठीक है। और होलिस्टिक केयर थोड़ा सा जरा इसको मैं बताती हूँ कि हम आए कि हम, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक बंदा सर से पांव तक एक इंसान है और आपने उसके सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, उसके साइकोलॉजिकल, उसके बिहेवियरल, फिर उसकी जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, और फिर एक बीमारी से जितनी और बीमारियां हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको एज अ होल, एक इंसान को एज अ होल देखें, ठीक है। उसके अंदर आप जो ज्यादातर जगह हैं उसमें आपको लोगों को जब आप रिफर भी करते हैं, आप कहते हैं जी आप अपनी आंखें चेक करा लें, बंदा कहता है जी अच्छा, फिर वो भूल भाल जाते हैं, लोग लेजी हो जाते हैं, या आपने एंड इट्स इनकन्वीनियंस एज वेल ना, आपने कहा वहां से तो हमारे पास वो सारी चीजें एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, इट्स वन स्टॉप शॉप, ठीक है। तो दैट्स अ बिग थिंग। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि बिकॉज सारे डॉक्टर्स हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सो इफ द आई डॉक्टर हैज अ कंसर्न, किसी की आंख के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या तो ही कैन टॉक टू मी, और उसकी ओज़ेम्पिक या जो भी दवाई वो ले रहा है उसको चेंज करने की जरूरत है, और उसके ट्रीटमेंट के एग्रेशन को या उसको चेंज करने की जरूरत है कि हाउ इज बीइंग मैनेज्ड। तो इसलिए हम वी कैन टॉक टू ईच अदर, ये डिफरेंट है। एंड वी हैव माशाल्लाह, आई थिंक वी हैव pretty much all specialties under the same roof, and we have very highly specialized doctors with us, plus lab services as well as radiology, डर्मेटोलॉजिस्ट, फलां डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन एस्थेटिक्स है हमारे पास, एस्थेटिक्स है हमारे पास, और हमारे पास आई, हार्ट, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, वी हैव इट ऑल, सर्जन्स भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, यस वी हैव अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल। अच्छा,
So we have all services under the same roof. अच्छा, तो क्यों ज्यादा महंगा तो नहीं है आपका, मतलब इसके चले लोगों को इस तवज्जुह से पता भी चल जाए आज की गुफ्तगू से कि बहुत महंगा तो नहीं है, वहां जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, मतलब उनको नॉर्मल लगेगा एज कम्पेयर टू अदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में? I don't think कि हमारे कोई ऐसे high end rates हैं जो कि बाकी हॉस्पिटल से comparable नहीं है. It's the same as any hospital. The only thing that's different is कि ambience बहुत अच्छा है. Okay. और ये है कि आपको एक जगह पे you can get referred. आप एक बिल्डिंग में you can see it all. ठीक है. और we're not any more expensive than anybody else. और अभी तो हमारी promotional offers बहुत ज्यादा चल रही हैं. तो आई थिंक नाउ इज द टाइम टू कम. अभी आप पेशेंट नहीं भी है तो भी आ सकते हैं. अभी आप वैसे चक्कर लगा लें. अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या तरीका इलाज में या लोगों के रवैये में, आपने जाहिर है बाहर भी सर्व किया, तो मेजर क्या आपको फर्क नजर आया लोगों की आदत में? लोग वहां ठीक होना चाहते हैं, यहाँ जल्दी ठीक होना चाहते हैं? क्या आपको लगा कि ये ऐसा होना चाहिए? एक मैसेज भी है जो लोगों में चला जाएगा. एक तो लोग इंस्टा वगैरह की बहुत ही उल्टी सीधी वीडियोस बहुत देखते हैं. Okay. मेरे पास इतने कुछ मोटे मोटे लोग भी आते हैं जो आके कहते हैं कि हम करण जौहर नहीं बनना चाहते. भाई आप कैसे बन सकते हैं करण जौहर अनलेस कि आपका वजन इतना कम हो और उस पे आप और कम कर लें. यू नो व्हाट आई मीन. सो देयर इज एक्सपेक्टेशन लेवल इज नॉट राइट. थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल के साथ प्रॉब्लम है. दूसरी बात डॉक्टर शॉपिंग. ठीक है, इधर गए फिर बहुत सारे डॉक्टरों. ये वैसे मैंने पहली दफा लफ्ज सुना है डॉक्टर शॉपिंग. हाँ, डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे. विंडो शॉपिंग. अगर आप किसी भी आप देखें, हर मरीज एक फाइल लाएगा और उसमें सब आपको 6 नुस्खे एक ही तरह के देगा. फिर कहेगा हाँ ये वो वाला इस डॉक्टर का है, अच्छा ये वाला इस डॉक्टर का है. सो दैट्स अनदर थिंग. अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा. ये मुझे एक बताएं कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरी बैकएक का प्रॉब्लम है सपोजिटली. अब मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसकी मैंने 15 दिन 20 दिन उसने मुझे एक्सरसाइज भी करवाई, दवाइयां भी दी, मैंने वो मेडिसिन भी ली, मैं नहीं ठीक हुआ. अब जो वो कहते हैं ना जरूरतमंद दीवाना होता है, अब वो उससे ठीक नहीं हो रहा. वो कोई उसको बंदा कहता है कि यार आप फलान डॉक्टर के पास जाएं तो हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए. वो डॉक्टर, मैं उधर जाता हूँ तो वो अपनी ट्रीटमेंट करता है. तीसरे के पास जाता हूँ तो उसको हिस्ट्री तो देनी है ना, ये भी है, इससे भी मिलो, मैं नहीं ठीक हुआ, मैंने ठीक करो. ऐसे जरूरतमंद दीवाना होता है, पागल नहीं होता. ठीक है, एक ये वाली बात इम्पोर्टेंट. देखिए ये यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक वर्ड है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ सेट हुई है. एक क्रॉनिक डिजीज की मैनेजमेंट होती है, क्योर नहीं होता. और कई डिजीजेस का क्योर होता है, मैनेजमेंट नहीं होती. ठीक है, सो यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड ऑन दैट स्पेक्ट्रम. अगर आपको ये तो पहले डॉक्टर ने बताना चाहिए था ना. अगर डॉक्टर बताते लोग सुनते नहीं. अच्छा. और अगर या बताते नहीं या सुनते, बोथ गो हैंड इन हैंड. ठीक है. अगर आपको बताया जाए और आप सुने ना, और आपके इसके पास मैजिक किसी के पास भी नहीं है और मैजिक कोई होता भी नहीं है. इसीलिए लोग वो वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं जिसमें लोग कहते हैं शुगर का इलाज करेलों से, शुगर का इलाज आम खाने से, शुगर का इलाज पता नहीं पुड़ी से. ठीक है, तो लोग वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनको एक्चुअली लगता है कि वो पाकिस्तान में हर बंदा बनना चाहता है जादू हो जाए. हाँ. और जादू की छड़ी से सारे ठीक हो जाए. ऐसा कुछ नहीं होता. कुछ मेहनत ना करनी पड़े, बस ऐसे ही ठीक हो जाए. और अगर आप चाहते ही नहीं कि आपकी बैकएक्स हो तो आप पहले ही अपने लिए बेहतरी कर लें, अपना वेट ठीक रखें, अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, भागें दौड़े. अगर आप जवानी में ये वाली इन्वेस्टमेंट करें तो फिर बुढ़ापे में आप इतना सफर ही नहीं करेंगे. जब आपने जवानी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो आप उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चाहते हैं अपने बुढ़ापे में? अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक मतलब ये भी रवैये भी होते हैं डॉक्टर्स के. मतलब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको. मैं एक डॉक्टर साहब इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे आप ही की तरह, तो बड़ा टाइम शाइम लेके उनके पास गया. एक तो उन्होंने 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करवाया. मैं उनके पास गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है. वो कहते हैं जरा ये बताएं. मैंने कहा वो जिसको कहते हैं ना काउंसलिंग, वो उनके काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. तो वो मुझे क्या कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा सुनेंगे, पहले मैं बता दूं कि मुझे मसला क्या है. कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है. डॉक्टर साहब आगे से मुझे कहते, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 6,000 रुपए आपको फीस दी है, 40 मिनट वेट किया है, तो आपके पास टाइम नहीं है. तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैंने आपको चेक नहीं करवाना. अब वो कहे मुझे बताएं. मैंने कहा मैंने नहीं बताना. कहते क्या मतलब? मैंने कहा मैंने बताना ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए. तो ये डॉक्टर्स का भी, अब पेशेंट के एंड पे तो रवैये होते हैं ना कि वो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, तो डॉक्टर्स के एंड पे भी है. एक डॉक्टर है वो बातों से ज्यादा ठीक कर देता है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. तो ये काउंसलिंग भी तो बड़ी मैटर करती है.
काउंसलिंग डेफिनेटली मैटर करती है। देखें, एक अपॉइंटमेंट जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। हाँ, चले, ठीक है ना? हाँ। अगर आप सपोज करें आपकी अपॉइंटमेंट 20 मिनट्स, बाहर के मुल्कों में भी एक फॉलोअप की अपॉइंटमेंट 10 to 15 मिनट्स होती है और एक न्यू पेशेंट की अपॉइंटमेंट 15 से 30 मिनट, डिपेंडिंग के प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेट्स से 20 मिनट की है और पेशेंट जो है वो अपने दादा की बीमारी से शुरू करके, और फिर मैं जब अमेरिका के मेरे साथ, या जब मैं एक दफा पहाड़ चढ़ा मेरे साथ, यू नीड टू बी फोकस्ड कि आप अपनी इलनेसेस में क्या बता रहे हैं। ये पेशेंट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जब वो डॉक्टर के आए तो वो अपनी ना एक तरह से अपनी समरी बना के लाएं, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम टेलिंग स्टोरीज जो कि मैटर ही नहीं करती। और बड़ा मुश्किल होता है लोगों को बीच में चेक करना, रोकना, तो वो टाइम गुजर जाता है। 15-20 मिनट आप बाप दादा की कहानियां सुनते हैं और उसके बाद जब आप उसकी काउंसलिंग का टाइम आता है वो खत्म हो चुका होता है। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू द पेशेंट्स एंड डेफिनेटली एज अ डॉक्टर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज वेल कि मैं आपकी बात सुनूं कंसाइज, बहुत बड़ी नहीं, ठीक है, एंड बी उसके ऊपर मैं आपको आपका डायग्नोसिस बताऊं, एंड सी उसके ऊपर मैं आपको एक कंसाइज एडवाइस दूं। और आपका एज ए पेशेंट ये फर्ज है कि आप उसको कान धर के सुने, ताकि आप जब उठ के जाएं तो आप जाके मैंने नहीं पता कि क्या। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये ऐसे नॉर्मली होता है, उस वक्त डॉक्टर साहब बता रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो पेशेंट सुन नहीं होता, जब जाते हैं तो फिर मैसेज कर रहे होते हैं यार दवाई की। हाँ, क्योंकि आप देखें, आपने लिखना भी है जो आप बता रहे हैं, हमने उसको लिखना, हमने आपको बताना भी है और हमने उसको लिख के आपको देना भी है, और आपकी बात भी सुननी है और आपको भी अपनी बात सुनानी है। Everything needs to be very concise. अगर वो गोरे में कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, वही है जो अल्लाह ने एक ही जैसा दिमाग सब में दिया, हमारे पास काफी ज्यादा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। जी। तो इसलिए हमारा महंगा भी है। तो हाँ, तो उनको क्यों बात समझ आ जाती है और हमें क्यों नहीं आती? वहां पे क्यों इतने मिनट्स की अपॉइंटमेंट काम करती है और यहाँ पे क्यों नहीं करती? ठीक है, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो आपके पास कितने मिनट का टाइम होता है जब पेशेंट आपके पास आता है? अब मैं तो ना ही बताऊं तो अच्छा, मैं तो बहुत लंबा टाइम लगाती हूँ, और बहुत लंबा टाइम लगाने के बाद भी आई डोंट इवन नो कि वो कितना अप्रिशिएट होता है। लेकिन आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद पीपल ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, फेस टू फेस, और उसमें आपका पेशेंट के साथ ट्रस्ट और रेपो बिल्ड होती है। जी। तो उसके साथ वो एक, लेकिन मैं फिर से माय मैसेज टू द मैसेज इज कि आप अपनी जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना उसको कंसाइज करके लाए। ठीक है, अपनी लंबी कहानियां ना सुनाए, बिकॉज दैट डजंट वर्क। और उसमें आपका फायदा है, क्योंकि फिर आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपको मशवरा भी ठीक दिया जाएगा आगे से, क्योंकि यू लीव टाइम फॉर द अदर पर्सन टू एक्सप्लेन टू यू कि आपने जो बताया उसके जवाब में क्या। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि आप जो आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ है वो आपकी वेल्थ है। ठीक है, आप 10,000 का पिज्जा और 20,000 का खाना तो खा लेते हैं, बट यू वांट टू सेव, एंड दिस इज अ मेंटालिटी, यू वांट टू सेव दैट मनी फ्रॉम सीइंग अ डॉक्टर, और उसके बजाय आप अपने हमसाये से उसका नुस्खा लेके उसको कॉपी करना पसंद करते हैं। तो आप अपना डॉक्टर चूज करें वाइजली उस बीमारी के हिसाब से, फिर उसमें आप ट्रस्ट करें, फिर आप बार बार फर्क लोगों के पास मत जाएं, यू स्टिक टू वन पर्सन एंड सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और आप सही इलाज सही बंदे से कराएं, सिर्फ उल्टी सीधी वीडियोस, थली वाली और सेंसेशनल वीडियोस देख के आप अपने इलाज मत कराएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।